नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, तो चलिए आज का क्या टॉपिक है उसको देखते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है देवनागरी लिपि उद्भव और विकास। यानी इस वीडियो में देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास कैसे हुआ और इससे संबंधित क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, इन सारे चीज़ों को देखने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी टीरी 4.0 हिंदी विषय के किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जूनियर टीजीटी का कर रहे हो या पीजीटी का, यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें जो 80 नंबर के हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे सब्जेक्ट के, उसी का जो है ये क्लास का एक अंश है। ये लेक्चर 3 है, 2 क्लास पिछले वीडियो में किया जा चुका है और ये तीसरा क्लास है। यानी कि आपको 9 बजे रात को मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी जंक्शन पे जुड़ जाना है, जहाँ पे क्लास चलती है और जितना टॉपिक रहता है उसके अनुसार क्लास चलती है। यानी छोटे छोटे टॉपिकों में बांटा गया है ताकि क्लास जो है बोझिल ना हो। क्योंकि हमें पता है कि आधा घंटा से ज़्यादा कोई भी अगर क्लास होता है तो बोझिल हो जाता है, समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं आधा घंटा से कम क्लास रखने का निश्चय किया और मेरे चैनल पे आप देखिएगा कोई भी वीडियो का तो आधा घंटा के आसपास या इससे कम का वीडियो रहता है। तो आप लोग ये नहीं समझे कि छोटा क्लास में क्या बताया गया है। आप लोगों को जो है एक कंप्लीट टॉपिक करवाया जाता है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप सभी का मेरे चैनल हिंदी जंक्शन पे स्वागत है। आइए आज के जो टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देवनागरी लिपि उद्भव व विकास। यानी इसमें देवनागरी लिपि यानी हिंदी जो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसी के उद्भव व विकास से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न TRE 1 में पूछा गया था, तो हमें लगता है कि प्रत्येक टॉपिक को देखनी चाहिए। क्योंकि बीपीएससी में सिलेबस नहीं है, कहाँ से प्रश्न पूछेगा कोई निश्चितता नहीं है। तो हम लोग एक एक जो टॉपिक है सभी को क्लियर करते चलेंगे ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछे तो हम लोग जो है उसमें उलझे नहीं। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन और उत्साह मिल सके। क्योंकि हम समय निकाल कर कीमती समय आपको देते हैं आपकी तैयारी के लिए। और जो है मेरे चैनल पे अगर आप जुड़े हैं तो आपका तैयारी की जो है संपूर्ण जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहती है। तो हम जो है भरसक प्रयास करेंगे कि आपके एग्ज़ाम तक आपका साथ दें और जो है आपको सफलता हासिल करने में अपनी भूमिका निभाएं। अगर आप TRE 4 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे आपको 249 रुपया पेमेंट करके उसी नंबर पे आपको उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना है। तो इधर से हम नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। और जो है मेरे नोट्स और प्रैक्टिस सेट अगर आप खरीदे हैं लिए हैं तो आपको अलग से कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है हिंदी के लिए, क्योंकि आपका 80 नंबर का संपूर्ण तैयारी करवा दी जाएगी। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और अंत में जो टॉपिक से रिलेटेड MCQ होता है उसका आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइए। और जो है कुछ चीज़ें अगर छूट जाता है तो उसको हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट में देखते जाएंगे। तो आपको ये चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ कुछ टॉपिक जो है कुछ पॉइंट हर एक टॉपिक में हो सकता है छूट जाए, जो प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, तो उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में MCQ में देख लेंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। चलिए आज के जो है उसको देखते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिपि का आधार लिखित संकेत होते हैं। आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि लिपि का आधार क्या होता है, तो लिखित संकेत होते हैं। लिखावट या भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी कौन सी जो है ध्वनि किस संकेत में लिखा जाएगा उसका जो है निर्धारण जो किया जाता है उसको लिपि कहते हैं। यानी कि जैसे क और ब,
मिल करके कब बनता है, तो आपका एक निश्चित ध्वनि को निश्चित आकार दिया गया है कि का ऐसे ही लिखा जाएगा, तो उसी को लिपि कहेंगे। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। यानी कि ये कामता प्रसाद गुरु के परिभाषा हैं। आपको पता होना चाहिए कामता प्रसाद एक व्याकरण अच्छा लिखे हैं जिसको प्रसिद्धि मिली है। अब जो है देवनागरी लिपि के बारे में समझते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी के उद्भव और विकास को हम इस आलेख के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि था, उसका जो है दो शैली विकसित हुआ था, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। तो दक्षिण में तेलुगु तमिल कन्नड़ लिपि का विकास हुआ और उत्तरी शैली में जो है गुप्त लिपि का विकास होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उत्तरी शैली से जो है गुप्त लिपि निकला है और गुप्त लिपि से जो है कुटीर लिपि का विकास हुआ है, यानी आगे जाकर कुटीर लिपि बना और कुटीर लिपि जो है दो भागों में डिवाइड हुआ है, एक शारदा लिपि और एक देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि हिंदी का लिपि है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। यानी आपको पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि जो है किस लिपि से विकसित हुआ है, तो कुटीर लिपि या सिद्ध मातृका लिपि से विकसित हुआ है, या ये हटा देगा तो गुप्त लिपि से विकसित हुआ है, या पूछ देगा कि देवनागरी लिपि किस शैली से विकसित हुआ है, ब्राह्मी लिपि के किस शैली से विकसित हुआ है, तो उत्तरी शैली से विकसित हुआ है। ये आपको मोटा मोटी ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। सिद्ध मात्रिक लिपि को डॉक्टर बुरर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया। यही लिपि कालांतर में कुटीर लिपि के नाम से जानी गई। यानी सिद्ध मातृका जो लिपि है उसको डॉक्टर बुरर जो है न्यून कोणीय लिपि कहते हैं, जो आगे जाकर कुटीर लिपि के नाम से जाना गया। देवनागरी लिपि का जो है सर्वप्रथम प्रयोग राजा जयभट्ट यानी 7वीं से 8वीं शताब्दी के एक शिलालेख में हुआ है। यानी सर्वप्रथम प्रयोग जो है देवनागरी लिपि का गुजरात के जो राजा जो जयभट्ट थे उन्होंने अपने शिलालेख में किया था। चाइना इलेक्ट्रेटा 1667 ईस्वी में देवनागरी लिपि में प्रकाशित होने वाली प्रथम पुस्तक है। यानी ये जो पुस्तक है ये देवनागरी लिपि में प्रकाशित होने वाली प्रथम पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। ये बात पिछले बार प्रश्न में पूछा गया था। तो आपको 3-4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें आपको नहीं और एक से अधिक मारना है। तो यहाँ देखिए देवनागरी लिपि के बारे में अगर लिखेगा कि वहाँ के जो है पंडित ब्राह्मणों के नाम से नागरी पड़ा, इन्हें देवनागरी कहते हैं, देवनागरी कहा गया। यानी देवताओं की उपासना के कारण जो संकेत देखिए यहाँ लिखा गया है, देवताओं की उपासना के लिए जो संकेत बनाए जाते थे उन्हें देवनागरी कहते थे, वहीं से इसे देवनागरी कहा जाने लगेगा। तो ये 2-3 पॉइंट उठाकर दे देगा, आप पूछ देगा इनमें कौन से जो है देवनागरी लिपि के बारे में सही नहीं है या सही है। तो आपको वहाँ से देखना है क्योंकि पिछले बार प्रश्न इससे पूछा जा चुका है। तो आप लोग जो है इसे अच्छे से देखिए, समझिए और इससे संबंधित जो MCQ है उसका जो है आप लोग अच्छे से जवाब दीजिए क्योंकि आपके लिए वो महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि सुधार एवं संशोधन। यानी देखिए कोई भी चीज़ अगर स्थापित होता है तो उसमें कुछ त्रुटियां हैं तो उसका संशोधन या सुधार के लिए कुछ प्रस्ताव दिए जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं जिसको हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया। काका करेकर ने आ की 12 खड़ी का सुझाव दिया। ये प्रश्न जो है TRE 1 में पूछा गया था कि 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था, तो काका करेकर ने दिया था। 12 खड़ी की जो है सुझाव काका करेकर ने दिया था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया। जैसे हिंदी को इस प्रकार लिखा जाए हिंदी, यानी अगर किसी भी वर्ण है उसके ऊपर अगर बिंदु है तो ये जो है पंचमा अक्षर को संबोधित करता है। ये सुझाव जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था। ये VVI जो है पॉइंट है क्योंकि ये अभी तक पूछा नहीं गया है तो आगे पूछा जा सकता है कि हिंदी के जो है वर्ण पंचमा अक्षर के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
1947 ईस्वी में लिपि सुधार समिति बनाया गया, जिसके अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव थे। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है TRE 1 में कि लिपि सुधार समिति का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जो है डॉक्टर यानी आचार्य नरेंद्र देव थे, जो 1947 में स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये जो पॉइंट हम यहाँ देते हैं आपके लिए बहुत VVI होता है, तो एक एक पॉइंट को आप लोग देखते चले और छोटे छोटे क्लास में हम लोग जो है धीरे धीरे सागर जैसे जो साहित्य का क्षेत्र है उसको हम लोग फतह करेंगे, यानी छोटे छोटे टॉपिक में बांटकर इसको धीरे धीरे स्टडी करते जाएंगे। और प्रत्येक जो है रविवार को एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा 9 बजे रात को, जिसमें आप सभी जुड़ करके आप लगा सकते हैं कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। देवनागरी में 11 स्वर, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग, 39 व्यंजन में कुछ जो है होते हैं, कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। देखिए ये मुख्यतः जो माना गया है 39 व्यंजन और जो है 13 स्वर, जिसको मिलाकर 52 हो जाते हैं वर्णों की संख्या। कोई कोई जो है 11 स्वर और जो है 33 व्यंजन मानते हैं, तो सबके अपने अपने अनुसार है। जिसको हम लोग जब भाषा पढ़ेंगे यानी वर्ण और ध्वनि पढ़ेंगे, व्याकरण का टॉपिक, वहाँ इन चीज़ों को देख लेंगे विस्तार से, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बुद्धिमत्ता से जो है एग्ज़ाम को करेक्ट करना है, क्योंकि विद्वान होने से कोई एग्ज़ाम करेक्ट नहीं कर सकता जब तक उसके पास बुद्धिमत्ता नहीं आता है, क्योंकि आपको BPSC 5 विकल्प में उलझाता है, जिसके लिए आपको अच्छे से स्टडी करना अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा सन 1966 ईस्वी में मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की गई, यानी मानक जो देवनागरी वर्णमाला है उसको प्रकाशित की गई, उसके अनुसार क्या सही है क्या गलत वर्ण है उसको वहाँ पे समाहित किया गया। आगे कुछ देवनागरी लिपि से संबंधित कथन है उसको देखते हैं। संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी के हैं। सर आइजैक पिटमैन का ये कथन है कि संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी के हैं। ये सर आइजैक पिटमैन का जो है कथन है। यहाँ से देखिए कथन भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने पाई नहीं, ये आचार्य विनोबा भावे का कथन है, यानी ये कथन जो है आचार्य विनोबा भावे का है जो यहाँ दिया गया है। आगे कथन है देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, जो राहुल सांकृत्यायन का कथन है। तो ये जो कथन थे महत्वपूर्ण कथन, लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे, उसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब जो है हमें संपूर्णता को प्राप्त करना है, तो इससे संबंधित जो MCQ है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी को स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था। ये प्रश्न आप लोगों के सामने है जो TRE 1 में पूछा गया था। तो आपको ऊपर पढ़ाया जा चुका है कि ये जो सुझाव है वो काका करेरकर ने दिया था, तो आप सही से टिक लगाइएगा, विकल्प ख सही होगा। काका करेरकर का ये सुझाव था कि देवनागरी लिपि में अ की 12 जो खड़ी को स्वर ध्वनियों के स्थान पे प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था। तो ये जो है इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, पिछले बार पूछा जा चुका है इस टॉपिक से, तो मैंने सोचा ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको जो है यहाँ पे बता दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस MCQ में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि आप लोग मेरे साथ मन लगाकर जुड़े हुए हैं और स्टडी को जो है जारी रखे हुए हैं। देवनागरी लिपि के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है, यानी सही अनुक्रम क्या है, कैसे कैसे जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ये UGC नेट में प्रश्न पूछा गया था, UGC नेट में ये प्रश्न पूछा गया था, वहीं से मैंने ये प्रश्न को लिया है। तो आपको बताया गया था कि ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि में आया, गुप्त लिपि से जो है कुटीर लिपि में, और कुटीर से जो है देवनागरी लिपि, यानी विकल्प को सही हो जाएगा। यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि के ठीक पहले कौन सी लिपि थी, तो कुटीर लिपि थी। विकास की दृष्टि से देवनागरी लिपि के ठीक पूर्व की अवस्था क्या है, तो कुटीर लिपि हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप सभी दृष्टि से जो है अच्छे से तैयारी करके जाइए, और 5 विकल्प जो रहता है जिसमें उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, जो आपको बार बार फंसाता है, तो
तो आप लोग जो प्रैक्टिस करवाया जाएगा और जो यहाँ MCQ जाएगा उसी फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं, ताकि आपको जो है आदत बन जाए। क्योंकि आप लोगों ने स्टेट में 4 विकल्पों को देखा था और यहाँ 5 विकल्प अचानक आते हैं जो आपको उलझा देता है, तो उससे आपको बचना है और जो है अपने बुद्धिमत्ता से एग्ज़ाम को करेक्ट करना है, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अधिक उपयुक्त है, आपको बताना है। देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा, बिल्कुल सही बात कह रहा है। देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है, ये भी सही है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी नागरी शाखा से हुआ है, ये भी सही है। अब देखिए तीनों चीज़ें यहाँ सही है। UGC नेट का ये प्रश्न है जो उलझाता है और आगे भी TRE 4 में पूछा जा सकता है इस प्रकार के प्रश्न। तो आप लोग इसको देखिएगा तो समझ में आ रहा है, ऊपर पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोग आसानी से लगा दीजिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किसने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया? किसने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया, आपको बताना है। तो ये जो सुझाव दिया था आप लोगों को पता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। यानी विकल्प ख डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर के स्थान पे यानी कि अनुस्वार का प्रयोग करने का जो है दिया था। जैसे बिंब लिखिएगा तो इस प्रकार है, ऊपर अनुस्वार दीजिएगा तो आधा म का उच्चारण इसी में समाहित हो गया, यानी अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो उस अक्षर का पंचमाक्षर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष कौन थे? यानी इसके अध्यक्ष कौन थे, ये TRE 1 में प्रश्न पूछा गया है। TRE 1 का ये प्रश्न है, तो आपको बताना है कि उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है कि उसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, आपको बताना है। तो उन्होंने जो माना है वो 13 स्वर और 48 व्यंजन यानी 51 माना है। ये TRE 1 में पूछा गया प्रश्न था, लेकिन यहाँ एक मिस्टेक है। 13 स्वर और 39 व्यंजन यानी 52 वर्ण मानते हैं धीरेन्द्र वर्मा, लेकिन यहाँ गलत है और इसी को आंसर सही माना है, तो इसलिए हम इसी को मानकर चलेंगे। और जब वर्ण और वर्णमाला ध्वनि पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग इसे देख लेंगे, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, आपको बताने हैं। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो आपको पता है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनागरी दुनिया का सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह किसका कथन है? देवनागरी दुनिया का सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, ये जो कथन है किसका है, आपको बताना है। तो ये जो कथन है आप सभी को पता है, ऊपर पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ विकल्प देखिए, आप देख रहे हैं तो राहुल कुमार वर्मा है, जबकि आपको पता है ये कथन राहुल सांकृत्यायन का है, जो कि विकल्प में नहीं है। और विकल्प में नहीं है तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो कथन है राहुल सांकृत्यायन का कहा हुआ कथन है, तो विकल्प में नहीं है राहुल सांकृत्यायन, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो विकल्प घ और अंग जो है उलझाता है, इसलिए एक जो प्रश्न है, एक दो प्रश्न को मैंने इस तरीक़ा से आंसर बनाया है ताकि आप भी इसको देख सकें और उसका आदत बना सकें। चलिए आगे देखते हैं। देवनागरी लिपि के ठीक पूर्व की अवस्था क्या है? यानी देवनागरी लिपि के ठीक पूर्व की अवस्था क्या है, आपको बताना है। ये UGC नेट का प्रश्न है, वहाँ इसी ढंग से प्रश्न पूछा गया था। तो इसके ठीक पूर्व की अवस्था जो है कुटिल लिपि है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, यानी विकल्प ग सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के किस राजा के एक शिलालेख में हुआ है?
देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के किस राजा के एक शिलालेख में हुआ है, आपको बताना है। तो राजा जयभट्ट का नाम आया था, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आप लोगों का इस 10 MCQ में कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइए, और जो है आगे जो है रिवीजन करते रहिए। वीडियो का मेरे चैनल पे डाला हुआ है, प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है TR2 का और 3 का, वहाँ से आप अपने तैयारी को जारी रखिए। अगर आप नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे जो है 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको नोट्स प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप पेपर 2 स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इसी नंबर पे 199 रुपया भेज दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से, तो हम इधर से आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। स्टेट पास होने की पक्का जो है गारंटी। और अगर पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जुड़ करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना स्टडी जारी रखिए, रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में।